हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो में हम पढ़े थे भारत की प्रमुख चोटी और हिमनद, जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 हम डाल दिए हैं, आप उसे देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे उत्तर भारत का मैदान। देखिएगा, उत्तर भारत का मैदान हम आज पढ़ेंगे। देखिए, क्या तो उत्तर भारत का मैदान जैसे हम बता दें कि इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया था। कितने? तो 5 भागों में बांटा गया था। देख लीजिए, ये मैप के सहारे हैं। क्या तो उत्तर पर्वतीय मैदान, थार मरुस्थल जो राजस्थान में है, उत्तर भारत का विशाल मैदान और दक्षिण का पठार है। क्या तो दक्षिण का पठार है। क्या तो तटीय मैदान, क्या तो तटीय मैदान है। ये सभी हम बता दिए थे। ये जो सभी हैं, क्या तो अंडमान निकोबार द्वीप है, और ये जो हैं लक्षद्वीप हैं। क्या तो लक्षद्वीप है। हम इसी के बारे में पढ़ेंगे आगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का मैदान। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को हम आगे पढ़ेंगे। देखिएगा, क्या तो उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान जो है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम और आदि क्षेत्र में भी फैला है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या है, तो इसका निर्माण जो हुआ था नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से हुआ है। पूछेंगे उत्तर भारत का निर्माण जो हुआ था किसके द्वारा, तो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से हुआ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेंगे इनके इसमें उत्तर भारत में कौन कौन सी नदियां हैं, तो देखिएगा सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी शामिल है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, इसे 4 भागों में बांट दिया गए हैं। इसे 4 भागों में बांट दिया गए हैं, जैसे हैं राजस्थान, हिमालय, पंजाब, हरियाणा। इसी तरह हम बांट दिए हैं। इसे हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है हम उससे पहले देख लेते हैं। देखिए क्या, तो इसका जो है भाबर, तराई, खादर और क्या तो बांगर, इसी के बारे में हम आज मुख्य रूप से पढ़ेंगे। देखिएगा, तो इसका जो ट्रिक हम लिख दिए हैं, भात खाबो। क्या तो भात खाबो। पहले होता है हम भाबर, उसके बाद होता है तराई, उसके बाद होता है खादर, उसके बाद क्या तो बांगर होता है। क्या होता है? बांगर होते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं क्या है। एक मिनट, देखिए आगे क्या है, तो एक मिनट देखिएगा। आगे किस चीज़ का उल्लेख है, देखिएगा। हाँ, तो ये जो क्या है, हिमालय है। क्या तो हिमालय, यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिए। क्या तो हिमालय है। क्या तो हिमालय है। अरे जो है भाबर प्रदेश, क्या तो भाबर है। क्या तो तराई है, बांगर है, और क्या तो खादर है। क्या तो खादर है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब यहाँ से आप ये समझिए कि जो क्या तो हिमालय है। क्या तो हिमालय है। यहाँ से जो नदियाँ प्रवाहित होता है, यहाँ से जो नदियाँ प्रवाहित होता है वो अपने रास्ते जाते हैं। लेकिन जब यहाँ से नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो वो अपने साथ नदी में कंकर, पत्थर और मिट्टी भी ले जाते हैं। कहीं कहीं पर देखिएगा कि नदी जो है पत्थर के नीचे बहता है। लेकिन इसी में देखिएगा भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश, सॉरी क्या तो भाबर, तराई, बांगर, क्या तो खादर प्रदेश में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। आइए आगे देखेंगे। इसे हम बहुत ही डिटेल और बारीकी से पढ़ेंगे। देखिएगा आगे क्या, तो एक मिनट। हाँ, क्या तो उत्तर भारत का मैदान है। देखिएगा उत्तर पर्वतीय भाग पर्वतीय हिमालय में है। क्या तो पर्वतीय हिमालय में। पहले यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है कि उत्तर भारत का मैदान अवस्थित है, तो दक्षिण में अवस्थित है। कहाँ तो दक्षिण में अवस्थित है। लेकिन यहाँ से पूछेंगे प्रायद्वीपीय पठार अवस्थित है, तो उत्तर में अवस्थित है। उत्तर में अवस्थित है। यहाँ से आप याद रखिएगा, उत्तर भारत का मैदान जो है दक्षिण में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार कहाँ स्थित है, तो उत्तर में। कहाँ, तो उत्तर में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा गंगा सिंधु, क्या तो गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपण से निर्मित होते हैं। इसीलिए इसे हम सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि का मैदान भी कहे जाते हैं। जैसे कि इसे में बताए हैं कि यहाँ पर देखिए, मान के चलिए क्या तो हिमालय है। क्या तो हिमालय है। यहाँ से जो नदी बह रहा है, यहाँ से जो नदी बह रहा है, यहाँ से जो नदी बह रहा है वो अंदर अंदर जाता है, और कहीं कहीं तो देखिएगा वो अपने साथ अवसाद लेके जाते हैं। लेकिन आगे देखते हैं इसी में क्या, तो देखिएगा लाखों वर्ष में
हिमालय की गिरिपद में स्थित बहुत बड़ी द्रोणी क्या तो द्रोणी क्षेत्र में जलोढ़ का निक्षेपण हुआ, जिससे इसका उपजाऊ क्षेत्र मैदान हुआ, उपजाऊ क्षेत्र। लेकिन यहाँ से पूछेंगे सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र मैदान कौन से, तो उत्तर भारत का मैदान है। सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र का मैदान क्या, तो उत्तर भारत का मैदान है। लेकिन आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, समुद्र तल से उत्तर भारत की ऊंचाई कितना है, समुद्र तल से उत्तर भारत की ऊंचाई जो है 50 से 150 मीटर है, 50 से 150 मीटर। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए यहाँ पर कुछ मैप है, 1 मिनट देखिएगा। क्या क्या उत्तर भारत का मैदान देखिएगा, ये जो है सिंधु का मैदान है, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान से ही संबंधित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मुख्य रूप से हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और खादर बांगर तराई और इसी के बारे में आगे देखेंगे। देखिएगा आगे क्या है। तो 1 मिनट देखिए आगे क्या है। तो देखिए उत्तर भारत का मैदान जो है, क्या बोले हैं, उत्तर भारत का मैदान जो है इसका जो विस्तार है 7.5 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर है, 7.5 लाख किमी 7.5 लाख वर्ग किमी पर है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम पूछेंगे, उत्तर भारत के मैदान की जो है पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है, तो 3200 किलोमीटर है। कितना है, तो 3200 किलोमीटर है। हम इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे इसकी चौड़ाई कितना है, तो 150 से 300 मीटर है, 150 से 300 मीटर है। असमृद्ध मृदान आवरण रानी, असमृद्ध मृदा आवरण पानी की पर्याप्त उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण क्या, तो कृषि की दृष्टिकोण से भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। इसीलिए इसे संघनन जनसंख्या वाला भौगोलिक प्रदेश कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या बोल रहे हैं, तो देखिएगा। पहला पूछेंगे उत्तर भारत का मैदान जो है उपजाऊ क्षेत्र के लिए जाना जाता है और यहाँ भी अधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करते हैं। लेकिन देखेंगे उत्तर भारत का मैदान जो है किस किस राज्य में विस्तार है, इसके पहले भी बताएं। देखिएगा पहला जो है, पहला मुख्य रूप से पहला है पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल है। क्या, तो पश्चिम बंगाल है। ये सभी आप याद रखिएगा और अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। इसके अलावा क्या, तो देखिएगा आगे क्या, तो यह मैदान समानतः समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं। इसकी औसत ऊंचाई 4000 से 6000 है, 4000 से 6000 मीटर तक ही। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तब पूछेंगे उत्तर भारत की औसत ऊंचाई कितना, तो 4000 से 6000 है। पश्चिम मैदान का ढाल जो है पूर्व पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम और पूर्वी मैदान की देखिएगा। 1 मिनट देखिए, पूर्वी मैदान 1 मिनट, हाँ, पूर्वी मैदान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। अर्थात कहने का मतलब है, देखिएगा पश्चिमी मैदान का ढाल जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है और पूर्वी मैदान का ढाल जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखेंगे इसके समतल भूभाग के मध्य अरावली, क्या बोले, तो मध्य अरावली पर्वत के 1 मिनट देख लीजिए ना, क्या, तो मध्य अरावली पर्वत के आ जाने के कारण सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, तो पूछेंगे सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ जैसे कौन कौन है, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, क्या, तो सतलज है। इस अवशिष्ट पर्वत के पश्चिम में गंगा और देखिए क्या है, तो 1 मिनट, या तो गंगा और 1 मिनट देखिएगा, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, क्या बोल रहे हैं, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ जो है, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ यमुना, गंडक, घग्गर, जैसे क्या, तो गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन आदि पूर्व में बहती हैं। तो पूछेंगे पूर्व में और बहने वाली नदियाँ कौन है, तो यमुना, गंडक, घग्गर, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा और सोन, ये सभी कहाँ, तो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। इसके अलावा क्या देखिएगा, उत्तर भारत के क्षेत्र से आने वाली नदियों का निक्षेपण का कार्य होता है। नदी के निचले ढाल में कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। अर्थात कहने का है
नदी में क्या तो नदी में ज़्यादा कंकर पत्थर होते हैं तो उसके कारण जो है उसकी गति जो है क्या तो धीमी हो जाती है, क्या होता है धीमी हो जाती है, जिसके परिमाण स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है, नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ निचले भागों में गाद हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं, जिन्हें क्या तो वर्तिकाएँ कहते हैं, जिसे वर्तिकाएँ कहते हैं, अर्थात कहने का है ये जो नदी है क्या तो ये जो नदी है और ये अपने साथ क्या तो अवसाद लाते हैं, अवसाद लाते हैं और यही अवसाद जो है अनेक धाराओं में बट जाते हैं, अनेक धाराओं में बट जाते हैं, इसी क्या कहते थे वर्तिकाएँ कहते हैं, क्या तो वर्तिकाएँ कहते हैं। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या है, तो 1 मिनट देखिएगा। उत्तर मैदान को मुख्यतः 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तर मैदान को मुख्यतः कितने तो 3 उपवर्गों में विभाजित किया है। देखिए पंजाब का मैदान, क्या तो पंजाब का मैदान, और आगे पढ़ेंगे देखिएगा उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को, उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा गया है। सिंधु इसकी सहायक नदियों में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज द्वारा निर्मित किया गया इसी मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में है। तो देखिएगा पंजाब का ही अर्थ होता है पंच, क्या तो पंच अर्थात 5 नदियों का समूह, 5 नदियों का समूह। तो क्या क्या बोले हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और क्या तो सतलज, ये सभी क्या तो पंजाब मैदान का ही भाग है। आप इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या तो इस मैदान का विस्तार जो है, पंजाब मैदान का जो विस्तार है देखिएगा, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जो यूटी हैं 1.75 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर है। सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियां हिमालय से निकलती हैं। इसी क्षेत्र में दोआब की संख्या बहुत क्या तो बहुत है, अधिक और क्या तो अधिक रावी और ब्यास, अधिक जो है रावी और ब्यास दोआब की बारी क्या तो दोआब बारी दोआब कहते हैं। रावी और ब्यास के दोआबों को, रावी और ब्यास के दोआबों को बारी दोआब कहते हैं। रावी और ब्यास के दोआबों को बारी दोआब कहते हैं। हम फिर याद तो पूछेंगे बारी दोआब किन 2 नदियों के बीच है, तो रावी और ब्यास, रावी और ब्यास के बीच जो है वारी दोआब है। रावी और ब्यास के बीच कौन से है, तो वारी दोआब है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। ब्यास और सतलज के बीच जो है बीसत दोआब है। ब्यास और सतलज के बीच जो है बीसत दोआब है, बीसत दोआब है। आप इसे याद रखिएगा। दोआब का अर्थ समझिए 2 नदियों के बीच का भूमि, 2 नदियों के बीच का भूमि। दो दोआब 2 शब्द से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी, और इसीलिए पंजाब में 2 शब्द मिलकर बना है, 5 + 5 अब। आब का अर्थ होता है पानी, अर्थात 5 पंजाब में 5 प्रवाहित नदियां 5 हैं। पंजाब में प्रवाहित नदियों की संख्या 5 है। लेकिन देखेंगे विशाल मैदान का दूसरा उपभाग राजस्थान का मैदान है। विशाल मैदान का दूसरा उपभाग क्या तो राजस्थान मैदान है। इसका विस्तार अरावली पर्वत के पश्चिम से लगभग 1.75 लाख वर्ग किमी पर फैला। यह मुख्यतः अर्ध शुष्क एवं शुष्क, यह मुख्यतः अर्ध शुष्क एवं क्या तो शुष्क, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। अर्ध शुष्क एवं क्या बोले तो शुष्क, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिए। इसके अलावा क्या तो देखिएगा 1 मिनट। वाकुला स्तूप, क्या तो वाकुला स्तूप है। वाकुला स्तूप जो है कि प्रमुख स्थलाकृति पूर्वी में कई पहाड़ी पर है। लूनी नदी, क्या बोले हैं लूनी नदी इसी प्रदेश की प्रमुख नदी है, जो वर्षा के दिनों में कच्छ के रण तक जाती है। इस प्रदेश में सांभर, देगान, डिबांग जैसी प्रसिद्ध खाड़ी की पानी है। तब पूछेंगे कच्छ की रन में कौन सी नदी बहती है, तो लूनी नदी। तो यहाँ से पूछते हैं प्रश्न कि लूनी नदी कहाँ जाकर मिल जाते हैं, तो कच्छ के रन में। लूनी नदी कहाँ जाकर मिल जाते हैं, तो कच्छ के रन में। इसी प्रदेश में सांभर, देगान, डिंडीबान जैसी प्रसिद्ध खारे पानी की झील है। तब पूछेंगे सांभर, देगान, डिंडीबाल जैसे खारे पानी की झील कहाँ, तो कच्छ के रन में ही है, कच्छ के रन में ही। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो वालुका स्तूप, इसी के बारे में देखते हैं। देखिएगा वाकुला स्तूप क्या तो मरुस्थल, क्या बोले मरुस्थल अथवा रेतीली प्रदेश में पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेपण जमाव से निर्मित टीलों का डिब्बों को वालुका स्तूप कहते हैं। अर्थात कहने का देखिए मरुस्थल अथवा रेतीली प्रदेश में पवनों द्वारा रेत एवं
बालू को निक्षेपण जमाव के टीलों और डिब्बों को क्या तो वातुला कहते थे। जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसी में जो है जमाव लाती हैं, और जैसे कि देखिएगा कंकर बालू पत्थर है जो उसी में जमाव हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वातुला स्तूप कहते हैं। इसकी चौड़ाई एवं लंबाई की तुलना में 10 से 12 गुना 10 से कितना तो 12 गुना अधिक पाई जाती है। ऊंचाई में पर्याप्त अंतर मिलता है जो कुछ मीटर से लेकर 100 मीटर से होता है, कुछ मीटर से 100 मीटर तक अधिक होता है। मरुस्थल तथा रेतीली प्रदेश में पवनों की दिशा में अधिक झाड़ी ब्रिज क्या तो शिलाखंड एवं दीवार मिलती हैं, शिलाखंड एवं क्या तो दीवार मिलती है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिए। इसके अलावा क्या देखिएगा, मिलती हैं जिसके कारण क्या बोले हैं, मिलती हैं, जिसे धीरे धीरे वातुला स्तूप का रूप धारण कर लेता है। वातुका स्तूप का प्रायः समूह में मिलते हैं जिन्हें स्तूप समूह कहते हैं या स्तूप श्रृंखला कहते हैं। स्तूप समूह या क्या तो स्तूप श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो गंगा का मैदान या मध्यवर्ती गंगा का मैदान या क्या तो मध्यवर्ती गंगा का मैदान है। देखिएगा, यमुना नदी से लेकर क्या बोले हैं, यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश की पश्चिम सीमा तक इसका विस्तार है जो मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहा जाता है। आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए। भारत और बांग्लादेश के बीच की दूरी कितना है, भारत और बांग्लादेश के बीच की दूरी कितना है, हम इसे बता दिए हैं। आप इसे जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अधिक ज्योग्राफी का अधिक से अधिक वीडियो बन चुका है, आप उसे देखते रहिए। देखिए आगे क्या है, तो इसका जो विस्तार है 1400 किमी से लेकर लंबाई में घग्गर तीस्ता। मध्यवर्ती गंगा मैदान की लंबाई जो है 1400 किमी की लंबाई में घग्गर तीस्ता नदियों के मध्य जो उत्तर भारत के राज्य जैसे देखिए हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ राज्यों में पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा। देखिए क्या है, तो देखिएगा एक मिनट देखिए। विस्तृत है। इसी मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित है। इसी मैदान में तीन उपक्षेत्र में बांटा गया है। देखिएगा वे कौन कौन है, इसे देखते हैं। देखिएगा कि कौन कौन है। देखिए एक मिनट, देखिए कौन कौन है, आगे देखते हैं। एक मिनट देखिएगा, एक मिनट। यहाँ तो ऊपरी गंगा का मैदान ऊपरी गंगा का मैदान है। पहला जो पढ़ेंगे ऊपरी गंगा का मैदान पढ़ेंगे। ऊपरी गंगा का मैदान देखिएगा, एक मिनट। ऊपरी गंगा का मैदान देखिएगा। यह मैदान ऊपरी गंगा है जो उत्तर में शिवालिक, पश्चिम में यमुना नदी और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार तक है। पूरब में 100 मीटर की सर्वोच्च रेखा पर सीमांकित किया गया है। इसी मैदान की 3 लघु इकाई हैं। इसी मैदान में 3 लघु हैं। गंगा यमुना का दोआब, रुहेलखंड मैदान, अवध का मैदान। तो पहला पढ़ेंगे मध्यवर्ती गंगा का मैदान। देखिएगा, यह मैदान इलाहाबाद से क्या बोले हैं, फरक्का। एक मिनट, इलाहाबाद से फरक्का तक 1.45 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। उत्तर में शिवालिक या और दक्षिण में विंध्य रोहतासगढ़, छोटा नागपुर पठार पश्चिम में, छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड में है, पश्चिम में 100 मीटर की सर्वोच्च रेखा तथा पूरब में बिहार पश्चिम बंगाल सीमा। इसी क्षेत्र की सीमाएं निर्मित करते हैं। मध्य गंगा मैदान को दो भागों में बांटा गया है। मध्य गंगा मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। एक है उत्तरी गंगा का मैदान, गंगा से द्वाब मिथिला मैदान कोसी नदी तक
दक्षिण गंगा का मैदान जिसमें गंगा, सोन, विभाजक, मगध का मैदान और अंग का मैदान भी शामिल। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं क्या, तो निम्न गंगा का मैदान क्या है, तो निम्न गंगा का मैदान देखिएगा इसमें क्या है, तो 1 मिनट। इसका विस्तार, निम्न गंगा का विस्तार दार्जिलिंग हिमालय के गिरिपद क्षेत्र में दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिम में क्या, तो पश्चिम में छोटा नागपुर पठार की पूर्वी सीमा से बांग्लादेश एवं असम की सीमाओं तक कितना है, तो देखिएगा 80,968 वर्ग किमी तक विस्तृत है। 80,968 वर्ग किमी तक विस्तृत है। आप इसका जवाब कमेंट में बताइए कि दार्जिलिंग जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है और दार्जिलिंग जो है किस राज्य में। देखते हैं आगे कि ब्रह्मपुत्रा का मैदान पूर्वी मैदान गंगा का मैदान के पश्चिम विशेषाधिकार राज्यों में असम है। सदियों से उत्तर के पूरब से प्रवाहित होकर धुबरी नामक स्थान तक लगभग 720 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसी मैदान के पश्चिम छोर पर सभी ऊंची पहाड़ियां हैं। सभी ऊंची क्या है, तो पहाड़ियां हैं। 1 मिनट देखिए तो हैं, ऊंची पहाड़ियां हैं। लेकिन देखिएगा इसी में बताया गया है, देखिए इस ढाल का क्रमशः उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। ब्रह्मपुत्रा मैदान का जो ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। ब्रह्मपुत्रा नदी इसी मैदान में गुजरती है। इसी नदी के बीच स्थित मांजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तब पूछेंगे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप है, जिसे नदी द्वीप भी कहा जाता है। मांजुली द्वीप है जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। जो पूछेंगे कौन से द्वीप में अवस्थित है, ब्रह्मपुत्रा में ही अवस्थित है, जिसे नदी द्वीप भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा घाटी का मैदान नागरीय द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा घाटी का मैदान जो है नदी द्वीप और बालू रोधिकाओं के लिए उपस्थित जाना जाता है। यह नदी के बार बार रास्ता बदलने के कारण बाढ़ की अधिकता होती। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। जो अभी हम बताते जा रहे हैं आप उसे पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते रहिए, ताकि रिवीजन के समय आपको कोई समय नहीं लगे। कम से कम समय में आप इसे रिवीजन कर सकते हैं और एग्जाम में बैठते समय इसे पुनः एक बार देख लेंगे, ताकि यहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं वे सभी वहाँ पर छूट ना सके। देखिएगा आगे क्या है, तो 1 मिनट देखिए क्या है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी अपनी घाटी में ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के निकट यह नदी दक्षिण पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो याद रखिएगा बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के निकट जो है ब्रह्मपुत्रा कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री का बनाता है। इसी प्रकार अवसादों से निर्मित मैदान पर उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ अनेक प्रकार की फसलें होती हैं। जैसे ब्रह्मपुत्रा घाटी में अनेक प्रकार की फसलें होती हैं, गेहूँ, चना, गन्ना और जूट पाई भी जाती है। देखेंगे भौगोलिक आकृतियों में विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान का क्या बोले, तो विभाजन देखेंगे। 1 मिनट देखिएगा। पहला है देखिएगा, भौतिक आकृतियों की विभिन्नता के आधार पर उत्तरी विभाजन के मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन है, तो भाबर, तराई, बांगर और क्या, तो खादर है। इसे आप याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से, TRIC आप इसे याद रखिएगा। भात क्या बोले हैं, भात खाबो, भात खाबो। भ से हो गया भाबर, त से हो गया तराई, ब से हो गया बांगर, ख से हो गया खादर। भात खाबो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या है, तो पहला है भाबर। क्या, भाबर प्रदेश। यह क्षेत्र शिवालिक में गिरिपद प्रदेश से सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत है, जो 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में विस्तृत है। तो भाबर प्रदेश से पहला प्रश्न पूछता है
कि भाबर प्रदेश जो है, भाबर प्रदेश जो है किन नदियों से किन नदियों तक विस्तारित है, तो सिंधु से तीस्ता नदी तक के बीच है। इसकी जो चौड़ी पट्टी है 8 से 16 है, 8 से 16 है, 8 दूना 16, आसानी से याद रख सकते हैं। ढाल में अचानक कमी आने से यह नदी द्वारा धारालतीय प्रवाह पैमान पर कंकड़, क्या बोले हैं तो कंकड़, बजरी, गोलसाई आदि निक्षेपण करते हैं, जिसे भाबर के नाम से जाना जाता है, जिसे भाबर के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिएगा, एक मिनट, जिसे भाबर के नाम से जाना जाता है, देखिएगा। जैसे मान के चलिए ये है हिमालय, क्या तो ये है हिमालय, और यहाँ से जो निकलता है नदियाँ, यहाँ से जो नदियाँ निकलता हैं वो ये अपने साथ अवसाद लेके जाते हैं। ये अपने साथ क्या लेके जाते हैं, अवसाद लेके और जाते हैं, और ये जो है कहीं छोड़ देते हैं, कहीं छोड़ देते हैं। जैसे देखें बालू, कंकड़, पत्थर, बजरी ये सभी छोड़ देते हैं, उसी से अवसाद जमा हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं तो भाबर ही कहते हैं। क्या कहते हैं तो भाबर कहते हैं। देखिएगा, कंकर पत्थरों को बंजरी की अधिकता के कारण, कंकर पत्थर बंजरी की अधिकता के कारण इसमें इतनी अधिक गति नहीं होती, ये छोटी नदियाँ में विलीन हो जाती हैं। ये कहाँ तो छोटी नदियों में विलीन हो जाता है, उनमें सूक्ष्म मार्ग शेष रह जाते हैं। भाबर मैदान पश्चिम में चौड़े और पूरब में सकड़े हैं। यह भाग कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं है। ये जो भाग हैं कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं, क्योंकि यहाँ अनाज की उपलब्धता नहीं होती, इसीलिए यह कृषि योग्य नहीं। आप इसे याद रखिए। अर्थात कह सकते हैं कि बंजरों में जैसे कंकर पत्थर बालू जी हैं, वहाँ में कृषि कार्य संभव नहीं हो सकते हैं। आगे देखते हैं तराई प्रदेश, क्या है तो तराई प्रदेश। देखिएगा, एक मिनट देखिए, उत्तर भारत के मैदान में मुख्यतः हम चार पढ़ेंगे। पहला क्या है तो पढ़ लिए हैं, दूसरा है तराई प्रदेश। देखिए, भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किमी चौड़ी दलदली पेटी है, जहाँ नदी धारालता पुनः प्रकट होती हैं और दलदली क्षेत्र में निर्माण करती हैं। अर्थात कहने का है, जब हिमालय से नदियाँ निकलती हैं तो कंकर पत्थर में विलीन हो जाती है, कंकर पत्थर में विलीन हो जाती हैं, और कंकर पत्थर को छोड़कर वहाँ से आगे नदियाँ बढ़ जाती हैं, वहाँ से आगे नदियाँ बढ़ जाती हैं, और वो आगे आगे बढ़ते रहते हैं। देखिएगा, तराई प्रदेश का विस्तार वर्षा की अधिकता के कारण पश्चिम तुलना में पूरब में अधिक है। अर्थात पश्चिम के कारण पूरब तुलना में क्या तो अधिक है। इसी में इस प्रदेश में अत्यधिक नमी, जल उपलब्धता, संघनन, जैव विविधता पाई जाती है। वनों के स्थान पर अन्य भूमि का विस्तार, विशेष कृषि योग पर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है। देखिएगा आगे क्या तो, एक मिनट देखिए आगे क्या तो बांगर है, क्या तो बांगर। देखिएगा, बांगर है उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से है, जो नदी के बाढ़ मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करता है। इसी भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है तो कंकड़ भी कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं तो क्या है, एक मिनट देखिए, देख लीजिए आगे क्या है तो खादर लास्ट है, उसके बारे में हम पढ़िएगा। देखिएगा, इसी क्षेत्र में क्या बोले हैं, इसी क्षेत्र नदी की बाढ़ की सीमा के ऊपर पुराने जलोढ़ चबूतरे हैं, जिसकी इनकी ऊंचाई कहीं कहीं 30 मीटर तक होता है। तो यहाँ पर पाए जाने वाली काप मृदा का रंग गहरा होता है, और जिसमें अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथि होती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसका मतलब तो खादर है, क्या तो खादर। यह मैदान निचला भाग है, जहाँ नदी प्रतिवर्ष बाढ़ का जल फैलती है, और नवीन जलोढ़ परत का निर्माण करती है। नवीन जलोढ़ क्षेत्र जो निचले मैदान और जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा करते हैं, उसे खादर मिट्टी कहते हैं। अर्थात कहने का देखिएगा, प्रतिवर्ष
पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा करते हैं। बाढ़ का पानी प्रति वर्ष नई मिट्टी लाते हैं, उसे खादर मिट्टी कहते हैं। और जो अब बांगर मिट्टी कहते हैं, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। उर्वरता एवं जल की उपलब्धता के कारण यह जो है कृषि योग्य है, और इसमें अनेक प्रकार की फसलें भी उपजाई जाती हैं। इस वीडियो में हम देखे हैं उत्तर भारत के मैदान देख लिए हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। उत्तर भारत के मैदान में जो भी पॉइंट आपको लगता है या हम बताए हैं, आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि रिवीजन समय आपको इस पर एक नज़र पड़ सके। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।